हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज डिस्कशन होगा बीपीएससी 67वीं एंड सीडीपीओ एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट का, और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से। चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आप लोग भी इस क्वेश्चंस को लगाइए और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये भी बताइए कि आपका कितने मार्क्स आए। तो पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैथ के हैं, तो ये 10 क्वेश्चंस मैथ के हैं, इसे मैं लास्ट में करवा दूंगा। पहले हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो विप्रो के जो नए सीईओ हैं वह हैं थियरी डेला पोर्टे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। आपको रिप्लाई करना है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अब देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसे आप लिख भी लीजिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है, ये तो उपाध्यक्ष हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वह हैं अमिताभ कांत। ठीक है, तो सीईओ अमिताभ कांत हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवा दिया। ठीक है, और नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं। तो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं। तो जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा मीरा मोहंती। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निदेशक मीरा मोहंती जी को बनाया गया है, यानी 13 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अंडमान निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अंडमान निकोबार के नए कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है। तो 14 का आंसर बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक जी को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब हो जाएगा ए उदय कोटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, देख लेते हैं, वाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। देखिए वाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। मैं फिर से बोल देता हूँ, द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है, यह वाफ्टा का फुल फॉर्म हुआ। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वह कृष्णेंदु मजमूदार बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कृष्णेंदु मजमूदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लड़कियों में मातृत्व की उम्र की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है। तो लड़कियों में मातृत्व की उम्र की समीक्षा के लिए जया जेटली जी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, यानी 17 का आंसर हो जाएगा, वह ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वह के वेणुगोपाल हैं।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा के वेणुगोपाल। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपके आंसर्स को, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कुबटबेक बोरोनोव को हाल में ही किस देश का प्रधानमंत्री घोषित किया गया है? तो कुबटबेक बोरोनोव को किर्गिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा किर्गिस्तान। अब किर्गिस्तान से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप जान लीजिए, इसे आप अपने नोटबुक में ऐड भी कर लीजिएगा। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। ठीक है, बिश्केक, ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अमेरिकी सीनेट में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमेरिकी सीनेट में डॉक्टर सेतुरमन पंचालन, ठीक है, जी को भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, उनको राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? तो अमेरिकी सीनेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असम में गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जो असम में गैस का रिसाव हुआ था, उस समिति के अध्यक्ष जो बने हैं वह बने हैं जस्टिस बीपी केटकी। ध्यान रखिएगा, जांच के जो अध्यक्ष थे वे थे जस्टिस बीपी केटकी। चलिए नेक्स्ट है किस भारतीय गैर सरकारी संगठन की विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वह गैर सरकारी जो संगठन है वह है सोशियो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो वॉइस का राइट आंसर ए हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। यह एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय हैं वह जावेद अख्तर जी हैं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी। जावेद अख्तर एक इंडियन पोएट हैं, एक गीतकार हैं और एक पटकथाकार हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे हमेशा न्यूज में आते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। आई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है वह किरण मजमूदार शॉ को सम्मानित किया गया है। तो 24 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे प्रदान किया गया है? तो द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया शोभा शेखर जी को प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, शोभा शेखर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 डॉक्टर रतन लाल जी को प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ब्रिटेन का थिएटर बुक प्राइज 2020 किस उपन्यास को प्रदान किया गया है? तो ब्रिटेन का थिएटर बुक प्राइज 2020 जिस उपन्यास को प्रदान किया गया है वह है डार्क स्टार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डार्क स्टार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस राज्य की पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीत लिया है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है जो पंचायती राज विभाग ने
ई पंचायत पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मर्सर संस्थान के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में अंडर सार भारत का सबसे महंगा शहर, कॉस्ट ऑफ लिविंग कौन सा संस्थान के द्वारा किया गया? तो मर्सर संस्थान। तो भारत का जो सबसे महंगा शहर है वह है मुंबई। सपनों का शहर, बॉलीवुड का शहर मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो गया, वह हो गया बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 2020-21 के लिए भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन बना है? तो वह है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर बी होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। चागोस द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के मध्य रहा है? देखिए, चागोस द्वीप समूह है, यह विवाद ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में रहा है। यह विवाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता पर मॉरिशस के पक्ष में फैसला सुनाया। ध्यान रखिएगा, यानी कि चागोस द्वीप समूह है वह मॉरिशस का है, ऐसा CJI चीफ इंटरनेशनल ICJ इंटरनेशनल चीफ जस्टिस के द्वारा यह सुनाया गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किस देश ने U20 मेयर सम्मेलन आयोजित किया गया है? किस देश में U20 मेयर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो वह देश है जापान, और जापान के शहर टोक्यो में यहाँ पे U20 मेयर सम्मेलन आयोजित की गई है। साथ ही साथ जापान के ओसाका शहर में G20 का भी सम्मेलन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ओसाका, ठीक है। और U20 मेयर सम्मेलन है जो जापान के टोक्यो में। दो क्वेश्चंस यहाँ से कवर कर दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। किस क्रिकेट खिलाड़ी को मैरी लबोन क्रिकेट क्लब का प्रथम गैर ब्रिटिश अध्यक्ष चुना गया? यानी पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं मैरीलबोन क्रिकेट क्लब के। तो यह हैं कुमार संगकारा, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और यह विकेट कीपिंग करते थे और एक अच्छे बल्लेबाज भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मृणाल सेन का जो संबंध है वह फिल्म से है। तो इसका राइट आंसर होगा, वह हो जाएगा ए, फिल्म। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट समिति के अध्यक्ष हैं। तो डिजिटल पेमेंट समिति के अध्यक्ष है नंदन नीलकेनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, नंदन नीलकेनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा राज्य यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करेगा? देखिए, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम होता क्या है? तो यूनिवर्सल बेसिक स्कीम होता है कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को आय की गारंटी देगी सरकार। यही यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। और 2019 के चुनाव में कांग्रेस का यह चुनावी वादा भी था कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करेंगे, जो कि 72,000 रुपया होगा, ठीक है। लेकिन यह कौन से राज्य के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? तो वह राज्य है सिक्किम। सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू किया गया है। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम होता क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो 36 का आंसर सी, सिक्किम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। किस देश ने विश्व का पहला GST कैलकुलेटर बनाया है? तो वह देश है जापान। जापान की कंपनी कैसियो ने GST कैलकुलेटर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? हरियाणा, राजस्थान, और ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है
यह लागू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का आरंभ किया। ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का आरंभ झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। झारखंड के सीएम हैं, वह हैं हेमंत सोरेन, जो कि शिबू सोरेन के बेटे हैं। साथ ही साथ इनका जो पार्टी का जो संबंध है वह झामुमो पार्टी से है। तो इसका राइट आंसर 38 का हो जाएगा, वह हो जाएगा सी। चलिए 38 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। वर्तमान में उच्च न्यायालय की कुल संख्या है, यानी कितने हाईकोर्ट हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है। तो राज्य सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वह है गवर्नर यानी राज्यपाल। जबकि केंद्र सरकार की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की या फिर कार्यकारी अध्यक्ष की, तो वह हो जाएंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। देखिए कुल 5 राज्यों में विधान परिषद हैं और वह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर को भी मिले थे विधान परिषद, लेकिन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद इसका विधान परिषद को हटा दिया जाता है और इसे जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया जाता है। पहला खुद जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ठीक है, और दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। जबकि लद्दाख सिर्फ यूनियन टेरिटरी है, यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। जबकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ दिल्ली और पांडिचेरी के तर्ज पे यहाँ पे भी विधानसभा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कहाँ पे विधान परिषद है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिहार, 41 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो इसका राइट आंसर सी होगा, 69वें संविधान संशोधन। देखिए 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, वो बात सही है। अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्ति दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। जो आर्टिकल 239 है उसके तहत जो नियुक्त दिल्ली के प्रशासक हैं उसे उपराज्यपाल कहा जाता है। और उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति करते हैं। और यही है उपराज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। मैंने और भी कई फैक्ट बोले, उसे आप ज़रूर अपने दिमाग में समावेशित कीजिएगा और यदि वो चीज़ें आपको याद ना हो तो ज़रूर अपने नोटबुक में ऐड कीजिएगा। पंचायत का गठन एवं संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो पंचायत के गठन एवं संरचना के बारे में जो चर्चा है वह आर्टिकल 243 का बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, 243 का बी। जबकि हम बात करें 243 के डी का, तो इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है पंचायती राज में। और पंचायती राज में जो रिजर्वेशन है वह SC ST और BC कैटेगरी वालों का, तो वह उनके जनसंख्या के अनुसार है, कोई कुछ फिक्स नहीं है, यह टोटली पॉपुलेशन के अनुसार है। चलिए और हम बात करें 243 के की, तो इसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान है। ठीक है, चलिए और पंचायती राज का जो कंसेप्ट है वह हमारे DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में वर्णित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44।
निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है, तो वह हैं एम हिदायतुल्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एम हिदायतुल्ला, यानी 44 का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? यानी यदि आप राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाएंगे तो उस महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले ही उन्हें रिपोर्ट कर दी जाएगी कि आप पे महाभियोग लगने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ठीक है, और अब महाभियोग प्रक्रिया की बात करें तो यह इसका अनुच्छेद 61 में वर्णन है कि कैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए, साथ ही साथ मैं बताऊं कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान का जो पावर है वह आर्टिकल 72 में है। याद करने का तरीका, साथ दो, हे राष्ट्रपति हमें साथ दो, क्षमादान दो, यानी आर्टिकल 72 हो गया क्षमादान से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो स्टेट पब्लिक कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, राज्यपाल। जबकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेट का है और सेंट्रल का यानी यूपीएससी का तो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? इमरजेंसी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के इमरजेंसी हैं। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है यानी राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात। नेशनल इमरजेंसी के अनुच्छेद की चर्चा करें तो इस आर्टिकल 352 में इसकी वर्णन है, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी की चर्चा है और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की चर्चा है। यानी हमारे संविधान में कुल 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है, इमरजेंसी का प्रावधान है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, यानी 49 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? वर्तमान में पूछा जा रहा है, मूल संविधान में नहीं। मूल संविधान की बात करें तो कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में मोर देन अब तो 444 अनुच्छेद से भी ज़्यादा हो गए हैं, 450 से ऊपर, और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश, तृतीय क्षेत्र कहते हैं किसको? टर्शियरी सेक्टर। देखिए सेक्टर 3 तरह के होते हैं, पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर को द्वितीयक क्षेत्र और टर्शियरी सेक्टर को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलती हैं, जैसे एग्रीकल्चर। ठीक है, डायरेक्ट प्रकृति हमें ज़मीन दी है उस पर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, तीसरा माइनिंग, चौथा पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, पेट्रोलियम का निष्कासन। ठीक है, ये सभी फिशिंग, जो मछली है पालन, ये सारे जो हैं ये सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं।
सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, ठीक है, जितने भी चीज़ें आती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं टिम्बर कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, लेकिन टिम्बर से यदि उसे कुर्सी बनाना हो, सोफ़ा बनाना हो, ये सारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। यानी सेकेंडरी सेक्टर में वही चीज़ आएंगे जिसमें प्राइमरी सेक्टर का इस्तेमाल करके उसमें प्रोसेसिंग करने के बाद जो चीज़ बने वो सारा सेकेंडरी सेक्टर का चीज़ें हो जाएंगी। जितने भी जैसे मेक इन इंडिया के तहत जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स लग रहे हैं, रेल का कारखाना लग रहा है या फिर अन्य इंडस्ट्री हैं, अन्य कारखाने हैं, सभी सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। नेक्स्ट टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में बेसिकली सर्विस सेक्टर भी से कहा जाता है, जैसे आईटी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर है, टूरिज्म टर्शियरी सेक्टर है, बैंकिंग टर्शियरी सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश यानी शेयर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बचत यानी सेविंग। तो सेविंग में सर्वाधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र। इसका राइट आंसर डी होगा, घरेलू क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। आर्थिक नियोजन एक विषय है। इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। देखिए हमारे शेड्यूल 7 में 3 तरह के लिस्ट के बारे में चर्चा की गई है, 3 तरह की सूची के बारे में चर्चा की गई है। पहला है वह है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची, तीसरा है राज्य सूची, ठीक है। यानी सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, ठीक है। सेंटर लिस्ट यानी संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, कनकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची। ये कौन सी अनुसूची में है? याद रखिएगा अनुसूची 7 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखिए नारा कहे तो 6ठी पंचवर्षीय योजना, जबकि गरीबी उन्मूलन पे कार्यक्रम जो स्टार्ट हो गया था वह 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही हो गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नारा पूछी तो 6ठी पंचवर्षीय योजना। 54 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से, ठीक है। जो कैलोरी प्राप्ति है वह एस तेंदुलकर के रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। इसमें बेसिकली बोला गया है कि जो रूरल एरिया से आते हैं और जो अर्बन एरिया से आते हैं, ठीक है। तो रूरल एरिया में 2400 कैलोरी जो प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त करना है, तब वो गरीब नहीं है। इससे कम प्राप्त कर रहे हैं तब वो गरीबी में इंडल्ज हैं, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन वर्तमान में कंसेप्ट चेंज हो गया है। सी रंगराजन समिति का एक रिपोर्ट आया है, उसमें पर मंथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पर गरीबी का निर्धारण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैलोरी प्राप्ति से, ठीक है। मैंने बताया एक 2400 कैलोरी जो रूरल एरिया के लिए यानी देहाती क्षेत्र के लिए और 2100 कैलोरी अर्बन एरिया के लिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। संगम योजना का उद्देश्य होता है। तो संगम योजना का जो उद्देश्य है वह विकलांगों की सहायता करना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विकलांगों की सहायता करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में इरडा नियमित करता है। तो भारत में है जो इरडा वह बीमा व्यवसाय से, बीमा व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बीमा व्यवसाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ कॉम्फेड की स्थापना कब हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि कॉम्फेड का रिलेशन सुधा से है और सुधा की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1983 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वह हैं एन विजय लक्ष्मी, ध्यान रखिएगा एन विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। देश में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो देश में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिहार। यह विश्व के कुल मखाना के 90% मखाना का उत्पादन बिहार अकेले करता है, आप सोच सकते हैं। यानी बिहार के डेवलपमेंट में एक मखाना का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी? तो बिहार में डीजल रेल इंजन निर्माण के कारखाना किसका? डीजल का। तो यह हो जाएगा मढ़ौरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मढ़ौरा। चलिए, और यह जो मढ़ौरा रेल खाना होगा, रेल इंजन खाना, यह देश का दूसरा सबसे बड़ा डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। देखिए, कोबाल्ट 60 कहीं न कहीं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में होता है और यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणें। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है, यानी इन्वायरमेंट के अनुकूल है? तो वह सौर सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग करते हैं? तो वह युक्ति है रेक्टिफायर। जबकि उल्टा क्या है तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए तो हो जाएगा इन्वर्टर। ठीक है, एसी से डीसी में तो रेक्टिफायर, डीसी से एसी में तो इन्वर्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती हैं? देखिए, तो निम्नलिखित में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो टेप रिकॉर्डर की जो टेप लेपित रहती है वह फेरोमैग्नेटिक चूर्ण की रहती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है उसमें क्या प्रयोग होता है? तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें बेसिकली रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, टाइटेनियम का भविष्य का धातु इस सेंस में कहा जाता है क्योंकि यह स्टील से कई गुना हल्का होता है और स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी अहम रोल होता है। ठीक है, और इसे गर्मी सहने की काफ़ी शक्ति होती है, साथ ही साथ इसमें जंग नहीं लगता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है और इसमें जंग यानी कोरोजन भी नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, गोबर गैस का मुख्य तत्व होता है? देखिए, गोबर गैस का मुख्य तत्व मीथेन होता है। इसमें अराउंड 65% मीथेन होते हैं। मीथेन बेसिकली एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो कि दलदली क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे धान के खेत हैं वो दलदली है तो वहाँ पे पाई जाएंगी। गाय के जो माउथ है उससे मीथेन गैस का स्राव होता है। ठीक है, जहाँ पे गोबर रखा हुआ वहाँ पे भी मीथेन गैस का स्राव होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका एसिटिक एसिड का जलीय विलयन है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, दूध उदाहरण है एक, दूध एक कोलाइड का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलाइड। सॉरी, ये कोलाइड नहीं बल्कि इमल्सन का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 69 का सी होगा। दूध एक इमल्सन का उदाहरण है। और एक फैक्ट आपको और पता होना चाहिए कि दूध में विटामिन सी को छोड़ करके सारे तत्व मौजूद होते हैं, सारे विटामिन मौजूद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, अश्रु गैस है। अश्रु गैस बेसिकली इसका प्रयोग भीड़ भाड़ को तितिर बितिर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र में संपर्क में आने पर आंखों में जलन होती है। ठीक है, और अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, अमोनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71,
निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? देखिए बायोडीजल पौधा जटरोफा वनस्पति को कहा जाता है। तो यहाँ पे जटरोफा तो दिया नहीं है, तो उसका एक और नाम है रतनजोज। ठीक है, इसके बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट है, यानी कि कृत्रिम हृदय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है? देखिए बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जो कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है, और इसके छत्ते से हमें शहद मिलती है। ठीक है, हनी, और मोम का भी प्राप्ति होता है, मोम भी प्राप्त होता है इसके छत्ते से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं। तो मानव मूत्र में जो पीला रंग होता है, पिगमेंट होता है, वह यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, और बेसिकली इसमें होता क्या है कि गर्दन के निचले भाग पर इसी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। रानीखेत रोग संबंधित है। रानीखेत रोग मुर्गियों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। ठीक है, और जो कि वायरस के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का जो प्रमुख घटक है वह फ्रुक्टोज है। इसका राइट आंसर डी होगा। शहद मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक शक्तिवर्धक एवं रोगाणुरोधक अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से विटामिन ए का प्राकृतिक सोर्स नहीं है। तो विटामिन ए का जो प्राकृतिक सोर्स इसमें जो नहीं है, आम है, पपीता है, गाजर है, दूध में भी कहीं ना कहीं विटामिन ए है। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। 78 का ई। 79 का सेब के फल में लाली का कारण। देखिए सेब के फल में जो लाली होता है वह एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। जबकि गाजर में जो उसका रंग लाल होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण गाजर लाल होती हैं। लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा इसे आप। ठीक है, और जैंथोफिल जो है इसके कारण हल्दी का रंग है जो पीला होता है। जैंथोफिल, हल्दी का रंग पीला होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से आती है? देखिए कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जो कि सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। बेसिकली उसके छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसका स्वाद काफ़ी तीखा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाल, सिनकोना के पौधे की छाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ए, नवपाषाण काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, 83, 82। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य है वह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है, लोथल भी गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा है वह राजस्थान में। तो उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था धौलावीरा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसका राइट आंसर सी होगा। गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित है
और यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वह हुआ था मल्ल में। इसका राइट आंसर डी होगा। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ, इनका पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश था वह सारनाथ में दिया गया, ठीक है, और इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ वह मल्ल में हुआ, ठीक है, जिसे कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। कुशीनारा भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, कुशीनारा या कुशीनगर, तो मल्ल आप याद रखिएगा, मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हर्षवर्धन के कार्यकाल में ही हेनसांग है जो आया था, ये भी ध्यान रखिएगा, हेनसांग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और आसान प्रश्न। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर था उसके नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजता है और राजा रामचंद्र देव का वहाँ पे पराजय होता है, ठीक है, और मलिक काफूर देवगिरी को वहाँ पे लूटता है, ठीक है, और रामचंद्र देव और उसके परिवार को गिरफ्तार करके दिल्ली लाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। सल्तनत काल में जवाबीत का संबंध किससे है? देखिए जवाबीत का जो संबंध है सल्तनत काल में वह राज्य के कानून से है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो जो चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है वह राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो अमीर खुसरो भी देखा है और शेख निजामुद्दीन औलिया भी देखा है। तो ए और बी ये दोनों देखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 इंग्लैंड की राजधानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा। देखिए इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन थे वह थे अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अकबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। देखिए अकबर ने मुनीम खां को दाऊद को पराजित करने के लिए भेजा था और मुनीम खां ने दाऊद को पराजित किया और 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का शासन कायम हो गया, 1574 में, ठीक है। पुनः 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां, हुसैन कुल खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया और इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। 1574 में तो हुआ लेकिन टोटली पूरी तरह से 1576 में मिलाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा है जो जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्य अभिषेक औरंगजेब का हुआ था। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, अराउंड 33% अधिकारी थे वह हिंदू थे, यह औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? सरकार। जनपद जिला मुगल काल में सरकार कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कहाँ के महाराज ने इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन आरंभ किया? तो थे वे दरभंगा के महाराज,
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका प्रकाशन है जो पटना से होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किए? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापना किया, जिसकी स्थापना 1781 में हुए। ठीक है, और इसके प्रमुख थे मुल्ला मुजुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? देखिए, यह जो किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा सी। देखिए, एक कहीं ना कहीं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जिसमें भारतीय कृति हैं जो संस्कृत में लिखे हुए हैं उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ही की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, और उस वक्त वारन हेस्टिंग्स का समय काल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर विलियम जोन्स। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस लिए हुई थी? तो हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के, उसके स्टडी करने के लिए और उसे इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लागू किया गया था। ठीक है, जबकि लॉर्ड रिपन के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसे समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, और इनकी एक पुस्तक गुलामगिरी है, काफ़ी फेमस है, पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना है जो आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा की गई थी। जबकि महाराष्ट्र में यदि पूछे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो वह किया गया था रनाडे जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, एमजी रनाडे। जबकि शिव नारायण अग्निहोत्री जी हैं, वह देव समाज की स्थापना किए थे, देव समाज की। मैंने सारा फैक्ट आपको बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किए गए थे? तो वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, 1869 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किया गया, किंतु तकनीकी आधारों पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्हें बर्खास्त किया गया था तकनीकी कारणों का हवाला दे करके। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति कभी नहीं हुई है? तो लाला लाजपत राय थे, एनी बेसेंट थी, मोतीलाल नेहरू थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष। देखिए, 28वां जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था बांकीपुर पटना में। तो इसके अध्यक्ष हुए थे RN माधोलकर। ध्यान रखिएगा। और इसी में जो कांग्रेस का जो 5 रुपया था सदस्यता शुल्क से घटा करके 1 रुपया किया गया था, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कांग्रेस से जुड़ सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय शांति का जनक कहा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो वैलेंटाइन सिरोल थे उनके द्वारा भारत में शांति का जन्मदाता भी कहा गया है बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना की गई थी पी मित्रा और पुलिन दास। ठीक है, पी मित्रा हो गए, ठीक है, और पुलिन दास के द्वारा। और कहीं ना कहीं इसमें सहयोगी के रूप में भूपेंद्र नाथ दत्त भी थे और बारिंदर कुमार घोष भी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी मित्रा और बारिंदर कुमार घोष। ठीक है, यानी ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है जतिन दास किस
आरोप में बंदी बनाए गए? तो जतिन दास हैं जो लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए और इन्होंने वहाँ पे जाकर के भूख हड़ताल की, 64 दिन तक भूख हड़ताल किया और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जतिन दास। नेक्स्ट है 108, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे हैं और 1930 में जेल भी गए? तो वे थे जमुना लाल बजाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जमुना लाल बजाज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से जो त्यागपत्र दिए थे वे थे सर शंकर नायर। और जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ही कहीं न कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था उसे भी लौटा दिया। साथ ही साथ जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने के लिए महात्मा गांधी को चुना गया था। ये पूछता है प्रश्न, इस चलते मैं बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? देखिए, असहयोग आंदोलन के समय चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सभी हैं जो अपना वकालत छोड़ दिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, यानी ये हो जाएगा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति भाई साहब 1927 में, क्योंकि साइमन कमीशन आया कब? तो 1928 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और जो 1927 में जो साइमन कमीशन के प्रति उत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था 1928 में, ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत के लिए नए डोमिनियन संविधान की खाका तैयार की गई थी और इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। ध्यान रखिएगा, 114 का डी। 115, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है जो शुरू किया गया था वह किया गया था डांडी से, नमक कानून तोड़ करके। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी पटना से थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पटना। ठीक है, ऐसे कई महिलाएं हैं जिन्होंने बिहार से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उनका नाम है सरला देवी, राजबंशी देवी, राधिका देवी इत्यादि। ठीक है, जबकि हम बात करें प्रभावती देवी हैं जो पटना से थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था रामजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 119, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के ये प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए? तो प्रथम सत्याग्रही थे हुए थे विनोबा भावे, द्वितीय थे हुए थे जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं से प्रेरित होकर के विनोबा भावे सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। तो आज़ाद हिंद फौज के जो प्रथम सेनापति थे वे थे कैप्टन मोहन सिंह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 120 का ए। जबकि कोई कहे कि इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी की, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और इसमें रास बिहारी बोस का काफ़ी अहम रोल भी है, लेकिन INA की स्थापना की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की?
श्रीमती अघोर कामनी देवी के द्वारा, काफ़ी चर्चित प्रश्न है। 1891 में पहला बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी बिहार में। नेक्स्ट है बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया। तो बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र बाबू के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो मैंने अभी बताया था 5 रुपये से घटा करके 1 रुपये किए गए थे। इसका राइट आंसर डी। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। देखिए बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुआ था, ठीक है। और बिहार छात्र सम्मेलन में मोतिहारी अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। बिहार युवक संघ की स्थापना को जो हुई थी वह मोतिहारी में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार छात्र सम्मेलन में और 1928 में हुई थी। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने। देखिए यहाँ पे प्रथम कुलपति की बात की जा रही है तो मजरूल हक बने, ठीक है। उप कुलपति की बात की जाए तो ब्रजकिशोर प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा। बिहार विद्यापीठ। देश को कौन सा राज्य 2001 से लेकर के 11 तक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की? तो साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट में सबसे अच्छा परफॉर्म जो किया परसेंटेज के आधार पे वृद्धि, तो बिहार किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, बिहार में न्यूनतम साक्षरता किस जिले में है? देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारा चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए बिहार में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है रोहतास में, सबसे कम साक्षरता है वह पूर्णिया में, ठीक है। देखिए हम बात करें मेल की तो सबसे ज़्यादा मेल का जो साक्षरता है रोहतास में है, और मेल का सबसे कम जो साक्षरता है वह पूर्णिया में है। जबकि हम फीमेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा फीमेल की साक्षरता रोहतास में है और सबसे कम फीमेल की साक्षरता सहरसा में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछ रहा ओवरऑल न्यूनतम साक्षरता तो पूर्णिया, ऐसा महिलाओं को कहता तो सहरसा, ठीक है। ध्यान 127 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 128, चलिए देख लेते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है वह है शिवहर, यहाँ पे 1880 है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे कम की बात करें तो कैमूर है, ध्यान रखिएगा कैमूर, जिसका 488 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। क्योंकि अपने देश की बात करें तो 382, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत ईसाई जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक प्रतिशत ईसाई वाला जनसंख्या वाला राज्य वह नागालैंड है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा नागालैंड। यहाँ पे लगभग 87.93% ईसाई हैं, ठीक है। सबसे कम ईसाई की बात करें तो यह है बिहार, 0.12%, ठीक है। और ईसाई जो ईसाई जो धर्म है वहाँ पे जो सेक्स रेशियो वह काफ़ी अच्छा है, 1023 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, भारत में साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम है। देखिए सबसे ज़्यादा साक्षर है वह है केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 131, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। गंडक को सदा नीरा नदी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सदा नीरा नदी। इसका उद्गम स्थल कहीं ना कहीं है वह नेपाल है। नेक्स्ट है जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी 64वीं का, ठीक है। सेकंड स्थान बिहार का है, फर्स्ट है वह है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है बिहार का सबसे पुराना उद्योग तो चीनी उद्योग है, जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। बिहार में लगभग अराउंड 30 चीनी मिल हैं, ये वर्तमान में कार्यरत हैं वो 8 चीनी मिल हैं, जो इसमें कुछ सरकारी भी हैं कुछ प्राइवेट भी हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, बिहार में आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थित है? तो बिहार में जो आयुध कारखाना है वह राजगीर में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, 18वीं सदी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित का केंद्र था? तो 18वीं सदी में सोरा उत्पादन के लिए बिहार काफ़ी चर्चा में रहता था, ठीक है। सोरा को अफीम भी कहा जाता है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति कालाहारी में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी। कुछ और जनजाति के यहाँ पे हम चर्चा कर देते हैं क्योंकि जनजाति से प्रश्न रहते ही रहते हैं। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड का, ध्यान रखिएगा।
मसाई है जो केनिया का है, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, और मयाज, एक मयाज जनजाति है जो ग्वाटेमाला में पाई जाती है, मयाज, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो मंडारिन, इसका राइट आंसर सी। सेकंड है अंग्रेजी, थर्ड है स्पेनिश, फोर्थ है हिंदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, रोबोस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है, एक कॉफ़ी है, ठीक है, जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, निम्न देशों में से किस एक ने पहली बार उच्च उपज किस्म विकसित किए? उच्च उपज किस्म बीज जो विकसित किया गया था मैक्सिको के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सीड आया था गेहूं का, मैक्सिको से ही आया था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, क्योंकि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है एम स्वामीनाथन को, ध्यान रखिएगा। विश्व में कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देश, देखिए यहाँ पे उत्पादन की बात की जा रही है, तो उत्पादन में टॉप है वह चीन, उसके बाद यूएसए, ठीक है, इसके बाद भारत। उत्पादन की बात हम कर रहे हैं, भारत। जब हम बात करें संरक्षण, जो रिजर्व है, भंडारण, तो सबसे ज़्यादा भंडारण है यूएसए में, फिर है रूस में, फिर चीन में। क्योंकि उत्पादन में पहला चीन है, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा रामेश्वरम। ठीक है, जबकि एलिफेंटा द्वीप है जो मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, एलिफेंटा द्वीप, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142, क्षेत्रफल के क्रम में भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान, सेकंड में है मध्य प्रदेश, थर्ड में है महाराष्ट्र, फोर्थ में है यूपी। जबकि जनसंख्या की बात करें तो टॉप पे है यूपी, सेकंड पे है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब आपका है 143, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो औज जनजाति है उसके लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जबकि जरवा जनजाति भी काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाता है, जरवा जनजाति भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ठीक है, जो कि कुर्ग जिले में है, कुर्ग जिले में, ध्यान रखिएगा, कुर्ग जिले में। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, जहाँ पे 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वह 1300 सेंटीमीटर के राउंड होती है मानसिम राम में, जो कि मेघालय में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो वह लातूर में की गई है, लातूर महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, लातूर महाराष्ट्र में, जहाँ पे आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है वह सभी सारे दलहनी पौधे, जैसे मटर, सोयाबीन, उड़द, बीन्स इत्यादि। तो यहाँ पे मटर भी हो जाएगा, सोयाबीन भी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से किस पौधे के फूल नहीं होते हैं? फर्न के फूल नहीं होते, इसका राइट आंसर ये होगा फर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? तो सर्वाधिक राज्य जो लाभ होता है वह गुजरात को मिलता है। ठीक है, लेकिन इससे जो कहीं ना कहीं सिंचाई जो प्राप्त होती है गुजरात को होती है, राजस्थान को होती है, महाराष्ट्र को होती है, मध्य प्रदेश को होती है। ठीक है, और सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में ही मेधा पाटेकर, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किए थे, वो मध्य प्रदेश में किए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो मेधा पाटेकर से है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। और आज का लास्ट प्रश्न है, ऐसे मैं मैथ्स का भी आंसर आपको बता दूंगा, पौधों में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो सबसे अधिक पानी लोम मिट्टी में मिलता है। कारण क्या है? देखिए, तो लोम या दोमट मिट्टी भी इसे कहा जाता है, और इसमें बालू और चिकनी मिट्टी दोनों का समान अंश होता है। इसकी नमी धारण की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, और
जिससे पौधों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। तो लोम मिट्टी या दोमट मिट्टी भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 150 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिया। यहाँ पे इसका आंसर भी है, आप इससे क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। और इस सेट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। यदि आपको कुछ प्रश्न लग रहे हैं कि इसका आंसर कुछ और होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उससे देखेंगे, या आप भी में से कोई मित्र उसे देख करके सुधार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लेते हैं मैथमेटिक्स का। ऐसे आप स्पेशल कमेंट करेंगे तो इसका भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें इसका सॉल्यूशन अच्छे से बता देंगे, ठीक है। ऐसे सिर्फ आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला का है जो ए हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा का आंसर हो जाएगा, अब हो जाएगा डी 76 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा 6%। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर हो जाएगा सी 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर हो जाएगा ए 9000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ए 39। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 1:9। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, उसका जो आंसर होगा बी 2%। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, उसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा डी 11। तो मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको करा दिए। देखिए, यदि आपके मन में कुछ और भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी कुछ सुझाव देना है सुझाव दे सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। जो भी कुछ सलाह देना है सलाह ज़रूर दें, आपका सलाह सर आँखों पर रहेगी, ठीक है। इस तरह से मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूंगा, ठीक है। और आप एक टाइम फिक्स कीजिए, उस टाइम में मैं वो प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करवा दूंगा जिस समय आप भी उपस्थित रहें और लाइव देख सकें, ठीक है। तो उस टाइम का भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय बिहार।